जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, हम यूथ कंपटीशन का आपका चालक सिपाही का हम प्रैक्टिस सेट आप लोग कर रहे हैं, जिसमें 25 गो सेट दे रखा है, जिसमें हम लोग 5 गो कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 तक हम लोग का पूरा हो गया। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 और 7 कोशिश करते हैं दोनों एक साथ में पूरा करने का। देखिए, सब कुछ सही रहा तो दोनों कर लेंगे, नहीं तो एक तो होगा ही 6 नंबर। ठीक है। देखिए, इसमें बहुत अच्छा सिलेबस से दे रखा है। एकदम एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दे रखा है। देखिए, 60 गो आसानी से क्वेश्चन हो जीके जी से, और 20 गो क्वेश्चन दिए हैं मोटर वाहन अधिनियम यातायात से, और पाठ पुर्जा से 20 गो दिया है। तो बहुत अच्छा है इसमें कि आप अब अभी तक 5 गो मैं करा दिया हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, लिख दिया हूँ आपका यूथ पब्लिकेशन, मैंने यूथ लिखा हूँ, और बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर होगा। प्लेलिस्ट जाके वहाँ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। कल मैंने 4 और 5 को एक ही साथ में करा रखा है, तो उसे भी आप जाके देखिएगा। एकदम शुरू से कराया है, और मेरे द्वारा जो मॉक टेस्ट हुआ है वो 18 गो मेरे द्वारा टेस्ट सेट है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है ना, थोड़ा अच्छा खासा है। मतलब जीके जीएस वाला तो दरोगा के लेवल का लगता है हमको, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन का लेवल, बहुत अच्छा। तो ये रहा आपका 6 नंबर, देख रहे हैं ना, सेट 6 है। तो इसको हम लोग आज करने वाले हैं। अब टेस्ट कैसे दिया जाता है, अगर नए हैं तो फर्स्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक। और कमेंट करिएगा इसमें क्या आपके अनुसार नया होना चाहिए। अब चलिए बता देता हूँ क्या नया है, कर माने कैसे हम सेट मारते हैं। तो पहले आप एक कॉपी लेके बैठिए, ठीक। और कॉपी में जैसे एक नंबर क्वेश्चन हो गया, अपने से आप एक आंसर टिक आउट करिए और लिख लीजिए कि सही है या गलत है। वीडियो जब खत्म होगा तो अंत में आपको कमेंट करना है कि आपका कितना सही हुआ। और जो सीरियस स्टूडेंट होंगे ऐसा ज़रूर करेंगे। और ये पीडीएफ के लिए अगर बोलिएगा तो वो टेलीग्राम पर पहले से डाला हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा सोनू गुप्ता 909751, टेलीग्राम का नाम आ जाएगा सोनू गुप्ता ऑफिशियल। उस पर 21 साले स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जाके वहाँ ज्वाइन हो जाइए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप 40 नंबर के लिए मेरा क्लास नहीं देखे हैं रामबाण सीरीज, तो रामबाण सीरीज का भी लिंक मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। 30 क्लास हुआ है, आप जाके देखिए। 40 नंबर 2-4 वीडियो जो मैराथन वाला होगा वो देख लीजिएगा ना, आपका 40 नंबर हो जाएगा काम। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। ATS, सॉरी, ATM, ATM का पूर्ण रूप क्या है जो यूज करते हैं आजकल। तो इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया है क्योंकि यूपीआई आ गया है ना। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किधर है, सी में देखिए कहाँ है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म है। चलिए 2 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होता है। कितना, 60 मिनट होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का, ठीक। जैसे आप देखते हैं ना, चक दे इंडिया में शाहरुख खान ना बोलते हैं तुम्हारे पास कितना मिनट है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है। इसमें 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, माने इस तरह के 15-15 मिनट के 4 भाग में बांटा रहता है 60 मिनट को, ठीक है। और जिसमें पहले टीम पहले और तीसरे क्वार्टर के 2 मिनट का ब्रेक भी इसमें रहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ब्रिक्स का माने सदस्य नहीं है, ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, ब्रिक्स में कौन देश ही नहीं है। तो आपको पता ही है, साफ सुथरा दिख रहा है ना, कौन नहीं है, चाइना नहीं है आपका ब्रिक्स में। 1 मिनट सॉरी सॉरी, चाइना तो है ना, ब्रिटेनवा नहीं है ठीक, क्योंकि इसमें देख लीजिए B4 ब्राज़ील, R4 रसिया, I4 इंडिया हमारा, और C4 चाइना, और S4 साउथ अफ्रीका। कौन है, साउथ अफ्रीका, ठीक। ब्रिटेन नहीं है ब्रिक्स में, ठीक है। 4 नंबर देखिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तब हिंदी दिवस को लिखा है, तो ये कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए, और हिंदी का चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 343 के 1 में आपका आई। 343 कौन, भाग
17, ये भी पूछ सकता है किस भाग में है, तो भाग 17 में चर्चा है आपका है राष्ट्रभाषा हिंदी। ठीक, चलिए 5 नंबर देख लीजिए। जिंदगी जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा पुस्तक कौन लिखे हैं? तो ये लिखी है अपना यही कृष्णा सोबती। कौन लिखी है? कृष्णा सोबती लिखी है। और इन्होंने बहुत ही अच्छा ये बुक है। कृष्णा सोबती को और भी पुरस्कार भी मिला है इस बुक के लिए। इनको साहित्य अकादमी भी मिल चुका है इस बुक के लिए, 1980 में मिला है। ठीक, ये पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था ना 1989 में हुआ था। और इनको 1 साल बाद इनको इस बुक के लिए, जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्या है? उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। बता दीजिए, कितना आसान क्वेश्चन है। कौन हो जाएगा? अपना बिहार। बिहार से ही ना राजेंद्र बाबू बने थे। तो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि बिहार से थे। सिवान के जीराबाई में इनका जन्म हुआ था। जीरादेई गांव का नाम है। चलिए 7 नंबर, जयप्रकाश पुल माने जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जेपी सेतु है, महात्मा सेतु नहीं है ये। तो जेपी सेतु आपका ये गंगा नदी पर ही है। ठीक, दीघा वाला जो पुल है ना जिस पर ट्रेन भी चलता है, हाँ नहीं ट्रेन नहीं चलता है, दीघा वाला जो पुल है वही वाला है जेपी सेतु। ठीक है, गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए 8 नंबर, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिला में स्थित है जलालगढ़ किला? देखिए जलालगढ़ किला ना ये पूर्णिया में है। ठीक, और जलालगढ़ थाना भी है। ठीक, तो ये जलालगढ़ किला कहाँ पर है? पूर्णिया में है। और पूर्णिया से एक याद रखिएगा क्वेश्चन कि भारत का सबसे कम शिक्षित माने सबसे पिछड़ा जिला कौन है शिक्षा के क्षेत्र में? सबसे अशिक्षित सबसे कहाँ पर है? तो पूर्णिया में ही है लोग। किशनगंज में हमेशा बारिश होते रहता है बिहार में। सबसे ज़्यादा बारिश किस जिला में होता है? तो किशनगंज में ही होता है। भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है, याद रखिएगा। अब पूर्णिया में अभी लेटेस्ट हवाई अड्डा का भी निर्माण हुआ है जो कि मोदी जी किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर, एक बीज है। अब इसमें एक बीज कौन है? तो वो है पका हुआ बीजांड। कौन? पका हुआ बीजांड को एक बीज बोला जाएगा। ठीक, 9 के बी। 10 नंबर देखिए, ईसीजी संबंधित है। तो ईसीजी किससे? हृदय से संबंधित होता है। आपका ईसीजी ना होता है धड़कन जो जो चलता है ऐसे ऐसे जो आता है ऐसे करके, तो यही निकालता है ईसीजी से है। ठीक, वो हृदय से संबंधित है। 11 नंबर देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। कौन? चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने ही दिया है। ठीक, लैमार्क से याद रखिएगा। जीव विज्ञान जो शब्द है जीव विज्ञान, इस शब्द दिया था लैमार्क। ठीक, चलिए 12 नंबर, क्या है क्वेश्चन? हंसने वाला गैस वो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड NO+CO2 नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका क्या हो जाए, कहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, N2O होता है इसका फुल फॉर्म। N2O रासायनिक सूत्र, सॉरी ये नहीं होगा आपका। N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला बोले तो। अब 13 नंबर देखिए, इसमें क्या है? इसमें नाभिक में नहीं होता है। नाभिक में क्या नहीं होता है यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना ये क्या है? आपके प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक, क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन भी रहता है ना, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेम सेम दोनों संख्या बराबरे हो जाएगा। तो अगर देखिएगा तो न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रॉन 92, हाँ ये ठीक है। प्रोटॉन की संख्या 92 ठीक है। आपका अब हम लोग नहीं सॉरी सॉरी, प्रोटॉन की संख्या ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम रहता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको 238 में से आपको 92 घटाना होगा, तो कितना हो जाएगा?
6, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 4 और 146। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो न्यूट्रॉन की संख्या दिया है ना, ये गलती दिया है। मतलब 1 मिनट, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ जो लिखा है ये कितना होगा? 146 आंसर, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आंसर हमारा यहाँ 92 दिया है, तो ये गलत है, मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, बाकी सब ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। 14 नंबर देखिए आप लोग, अच्छा से पढ़िए। एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट करिएगा, इसके लिए लाइक तो ज़रूर करिएगा अच्छा लगा तो। 14 नंबर देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है जी, यही ना है। भौतिक परिवर्तन क्या बोलता है कि अगर कोई चीज़ बन गया तो फिर वापस उसी फॉर्म में आ जाए तो समझिए भौतिक है, नहीं आएगा तो रासायनिक है। 15 नंबर, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो वो फैराडे के नियम पर है। इसके फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और डायनेमो क्या करता है आपको, मतलब घूर्णन गति को विद्युत में बदलता है। चलिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका है? तो वो है आपके एक्स किरण के। किसका? एक्स किरण का आपका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो आपका रोटेंजन ने किया था। रोटेंजन, कौन? तो रोटेंजन ने किया था आपका एक्सरे का खोज। चलिए 17 नंबर देखिए, आई जो अवरक्त किरण दिख रहा है ना, अवरक्त किरण, इसी से आपका वो क्या बोलते हैं, रिमोट जो होता है टीवी वाला, टिपते हैं तो ना बदल जाता है चैनल, तो वो किस रे से वो काम करता है? तो ये अवरक्त किरण पर ही वो काम करता है। चलिए 17 नंबर पढ़िए, आकाश में उड़ते पक्षी होती है। तो आकाश में जब उड़ती पक्षी कैसे होती है? तो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों में। गति में भी रहती है, स्थितिज ऊर्जा दोनों इसमें रहता है आपका आकाश में उड़ती पक्षी के पास। ठीक है, चलिए 18 नंबर, बल का विमीय समीकरण। तो बल का विमीय समीकरण आपका क्या हो जाता है? तो आपका MLT-2 हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये होता क्या है, बल बराबर क्या होता है? F=m में होता है ना, एम में, एम का है द्रव्यमान है, ए क्या है आपका त्वरण है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए तो आप ए को एम लिख दीजिएगा, त्वरण को कैसे कन्वर्ट करिएगा? आपका दूरी बाई मतलब ऐसे बोलिएगा तो वेग में परिवर्तन बटा समय, तो आपका त्वरण का हो जाता है LT-2। तो वही एक साथ करिएगा तो हो जाएगा उतना। चलिए 19 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री आदर्श आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू हुआ? तो ये वर्ष 2009 से 10 में ही मनमोहन जी की सरकार जब था उन्हीं के समय यह हुआ था आपका। चलिए 20 नंबर देख लीजिए, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। देश की प्रमुख आर्थिक समस्या कौन सा है? तो गरीबी और बेकारी। क्या है? गरीबी और मजदूरी। बेकारी मतलब क्या हुआ? मजदूरी। यही आपका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, 2001 या 2011 के जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? माने सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर वृद्धि हुआ था, यही पूछ रहा है। तो ये हुआ था आपका सबसे ज़्यादा मेघालय में। कमी कहाँ पर हुआ था? तो ये नागालैंड में कमी हुआ था जनसंख्या का, और मेघालय में आपका सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ था। और अरुणाचल से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा माने कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक घनत्व वाला आपका राज्य कौन है? तो अपना बिहार है। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए 21 नंबर, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। किसके? वित्त मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है आपका उत्पादन के साधनों से आय। उत्पादन के साधनों से आय है आपका
आंसर क्या हो जाएगा 23 का डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, मणिपुर की राजधानी। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और राजधानी से एक पूछता है तो क्या हो जाएगा आंसर इम्फाल हो जाएगा। पणजी किसका है, गोवा का है पणजी। शिलोंग आपका मेघालय का है। ये ध्यान नहीं आ रहा, ये तो है नहीं किसी का। चलिए मणिपुर से याद रखिएगा, एक लोकटक झील बोलता है। ठीक, मणिपुर में ही है आपका लोकटक झील। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड देश राज्य में स्थित है। तो विश्वेश्वरैया आपका लौह इस्पात कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। यह कांग्रेस के बहुत ही बड़ा कद्दावर नेता थे, तो इन्हीं के नाम पर कर्नाटक में एक इस्पात खोला गया था। 26 नंबर देख लीजिए, पशुओं की रेड सिंघी नस्ल किस घरेलू पशु से संबंधित है, माने किस जानवर का ये रेड सिंघी आपका है, तो ये है आपका गाय का। किसका, गाय का नस्ल है यह। ठीक है, चलिए आगे 27 नंबर देख लीजिए। 27 नंबर, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु आपका कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। कैसा, उष्ण कटिबंधीय मानसून है आपका भारत का जलवायु। चलिए आगे देखिए 28, दंडकरनाय का पठार किस राज्य में स्थित है, तो दंडकरनाय का पठार किस राज्य में है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ, छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। दंडकरनाय पठार छत्तीसगढ़। और इससे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी याद रखिएगा। लेमूर हाथी, पहले के पूछा हुआ दरोगा में क्वेश्चन है। लेमूर ऐसे है हाथी कहाँ पर मिलता है, तो यह छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में। और चलिए आगे देखते हैं। 29, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, तो सघन वन लाभदायक कैसे है, तब का जड़ी बूटी के लिए। किसके लिए, जड़ी बूटी के लिए यह लाभदायक है आपके। 29 का क्या हो जाएगा बी आंसर। चलिए 30, मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए आपका उसको क्या बोलते हैं, तो आपका आइसोबाथ बोलते हैं। आपका आइसोबाथ बोलता है, जो समुंदर के जो होता है ना समान गहराई को जोड़ने वाला रेखा जो होता है, और ये सभी रेखा काल्पनिक रेखा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोबाथ। चलिए 31 नंबर, 7 टीलों का शहर माने सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला जाता है, किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है रोम को। किसको, रोम को बोला जाता है 7 टीलों का शहर। ये आपका विश्व इतिहास से हो गया आपका, तो ये रोम में बोला जाता है, रोम देश है। चलिए 32, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो वो है आपका जब सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जब एक ही दिशा में दोनों आ जाता है ना, तो ज्वार भाटा आता है। ठीक, आंसर सी हो जाएगा। 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी ग्रह है, सबसे भारी ग्रह कौन है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक, सबसे भारी ग्रह शनि हो जाएगा। ठीक है, सबसे अगर पूरा सभी में पूछा जाए तो पहले बृहस्पति होता है। ठीक, ओकरा बाद शनि, अरुण, वरुण, ओकरा बाद इधर आता है। देखिए 34 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार आरटीआई की बात कर रहा है, तो आरटीआई कब पारित हुआ था, तो 2005 में आया था आपका आरटीआई। ठीक, कोई भी चीज़ का आपके पास राइट है, आप मांग कर सकते हैं कि हाँ हमको इस बारे में सरकारी जो दस्तावेज या जो चीज़ मांग हुआ, जैसे एग्ज़ाम ही देकर आप आ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, तब आरटीआई फाइल कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा कि आपका कितना सही है। चलिए 35 नंबर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ये शक संवत कनिष्क के समय आया था, जब कनिष्क राजा था ना उसी समय, तो वही वाला आपका शक संवत पर ही आधारित है। चलिए 36, भारत के संघ में सिक्किम का नया राज्य संशोधन अधिनियम
डैश में हुआ था। देखिए सिक्किम जो हुआ था 1975 में आया था। ठीक। और ये आपका 36वां संविधान संशोधन से जुड़ा था आपका। कौन? 36वां संविधान संशोधन से आपका जुड़ा था। देखिए पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक। तो उसमें आंशिक रूप से यह शामिल हुआ कि ऑब्जर्व करेगा कि हाँ कैसा है, हम शामिल हों कि ना। उसके बाद जस्ट उसके उसी साल में 36वां संविधान संशोधन हुआ और बोला कि हाँ हम शामिल होंगे। तो ये शामिल हो गए, 75 में है। ठीक। चलिए 37 नंबर देख लीजिए। आपका आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है आपका महीना, 1 महीने के अंदर में। कितना? 1 महीना के अंदर में ही आपको यह आपातकाल की घोषणा होगा ना, तो आपको संसद में अनुमोदन करना होगा। चलिए 38 नंबर। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है आपका। कब शामिल हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपका ये हुआ था। और 74वां हो जाता है आपका नगर पालिका। ठीक। नगर पालिका ये भी 19 दोनों एक ही वर्ष में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। संविधान में पूछे तो 343 के 1 में इस बात का चर्चा है। सॉरी भाषा का है। 40 जो आपका संविधान आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें 40 जो आपका आर्टिकल है वह पंचायती से संबंधित है। चलिए 39। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। तो आपका युद्ध कहाँ से किया, माने किन से किया था? तो वो किया था आपका तिरहुत के राजा से। तिरहुत के राजा से यह आपका युद्ध किया था। तिरहुत वर्तमान में बिहार के ही जो तिरहुत क्षेत्र है ना, आपका पुलिस विभाग 6 भाग में नहीं सॉरी 9 भाग में बटा हुआ है। तो तिरहुत भी आता है एगो। तिरहुत में आपका मुजफ्फरपुर और आपका ये बेतिया, पश्चिमी चंपारण, ये सब आता है। चलिए 40 नंबर। मुख्यमंत्री के कार्य शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी मुख्यमंत्री के तब किस आर्टिकल में मुख्यमंत्री का चर्चा है? तो वो है अनुच्छेद 167 में। किसमें? 167 में आपका मुख्यमंत्री का चर्चा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? सर्वोच्च न्यायालय है तो 124। सर्वोच्च न्यायालय 124 में है चर्चा। और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर। 123 जो है ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं आपका कौन? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 123 के तहत। ठीक। 153 जो है ना, ये राज्यपाल के लिए है। किसके? राज्यों का जो राज्यपाल होते हैं उनके लिए 153 है। ये 213 जो है जैसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत, तो 223 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करने के लिए आर्टिकल 213 और राष्ट्रपति करेंगे तो 223। आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए 42। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? माने राष्ट्रपति अगर मर गए या त्याग पत्र दे दिए या उनको हटा दिया गया, तो वो कितना दिन के अंदर अंदर वो पद को माने भरना अनिवार्य है? तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको चुनाव करा के उसको भरना अनिवार्य होता है, जिसको उपचुनाव के तहत इसको कराया जाता है। चलिए 43। अनुच्छेद 39 के ए प्रावधान करता है। तो 39 के ए क्या प्रावधान करता है? तो ये करता है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? बी आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर देखिए। क्या है? बिहार का वह रसोईया जिसमें 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई। ये देखिए बिहार का ही है। तो ये बताया था तब बतक मियाँ बचाए थे। कौन? ये बतक मियाँ बचाए थे। ठीक। और यह बिहार के मोतिहारी के एक नील संयंत्र के कर्मचारी था। ठीक। ये नील जब विद्रोह हुआ था ना, उसी समय यह मारने का प्रयास किया गया था
तो बतख मियाँ ने इनका जान बचाया था। चलिए 45 देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। ठीक है, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये देखिए मुक्ति दिवस कब मनाया, ये सब पाकिस्तानिया सब तो 39 में मनाया। ठीक, 22 दिसंबर 1939 के ये सब मुक्ति दिवस मनाया, जब त्रिपुरी संकट हुआ था ना 39 में, सुभाष चंद्र बोस नहीं त्याग दिए कांग्रेस को, तो उसी समय ये सब खुशी में मैंने जोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे वैसे हुआ नहीं था। इस डेट में ये लोग मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऐसे मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। 1909 में आपके मार्ले मिंटो भी आया था। चलिए 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखे? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यह किनके द्वारा लिखा है? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक, राजा राम मोहन, देखिए राजा राम मोहन जो थे ना, इनको 2-4 भाषा का ज्ञान था, फारसी का भी था, हिंदी इंग्लिश, अच्छा खासा इनको जानकारी था राजा राम मोहन को। चलिए हम देखते हैं आपका अब 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली था। ये ना आपके 1498 में वास्को डी गामा आया था, सबसे पहले ये आया था, लास्ट में भी गया था, 1961 में गया है, सब पहले ही भाग गया था 47 के पहले, लेकिन आया लास्ट में, गया भी लास्ट में, सॉरी आया था पहले, गया था लास्ट में पुर्तगाली। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 50 बोल रहा हूँ, 49 नंबर, सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये कौन थे? 10वें नंबर के थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आपके पटना साहिब में हुआ था। ठीक, बिहार के पटना साहिब में हुआ था। चलिए 50 नंबर, बिहार के किस वामपंथी नेता के वामपंथी वामपंथी नेता बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया तथा नाम बताइए? सबसे ज़्यादा माने किन के नाम से किसान सभा का चर्चा ज़्यादा आया? तो आपके ये आपका कार्यानंद शर्मा के कारण होगा। ठीक, ये मतलब ये सहजानंद सरस्वती भी इन्हीं का नाम है शायद। चलिए आगे देखते हैं। माने कृषि से संबंधित जो था ना लोकप्रिय नेता, ऐसे सहजानंद सरस्वती भी थे। तो वामपंथी नेता बिहार के प्रांतीय किसान सभा में लोकप्रिय बना, ठीक, कार्यानंद शर्मा ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक, चलिए 51 नंबर, शेर शाह का मकबरा स्थित है, वही आपके सासाराम बिहार में स्थित है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। 52 नंबर, मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो मनुस्मृति जो है किस माने इसमें किस टाइप के विषय पर चर्चा है? यह विधि से संबंधित है, माने कैसे समाज में रहना है, किसका क्या काम है, ये सब चर्चा है मनुस्मृति में। चलिए 53, आपका तुर्काना ए चहलगामी किसने समाप्त किया? तो ये तुर्काना ए चहलगामी किसने समाप्त किया? तो ये बलबन किया था। बलबन खुद ही अपने आप को बोल दिया था का कि भगवान के बाद दूसरा हम ही हैं, भगवान जी हमारा के भेजे हैं पूरा समाज को, लोगों को अच्छा से रहने खाने के लिए, और माने हम जो बोले वही सब करेगा। तो इसने रव एवं लक्त नीति भी अपनाया था, और आपका यह सेजदा भी शुरू किया था, और आपका तुर्कान चहलगामी खुद को जो पहले से था इसको समाप्त कर दिया, बोला कि ये सब कौन फालतू चीज़ है, हटाओ, बलबन चालू किया था। चलिए आगे देखिए। 54 नंबर क्या है? बुद्ध चरित्र के लेखक, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन लिखे हैं? तो वानभट्ट लिखे हैं। ठीक, कादम्बरी और हर्षचरित्र, कादम्बरी बोल दे या हर्षचरित्र, ये कहीं लिखा है? तो वानभट्ट ही लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
55 नंबर, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अंतिम कौन था? तो बृहद्रथ था। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो आपका रावी नदी का कोई चर्चा नहीं है आपका। ठीक है, 56 का बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, आपका स्विमिंग पूल भी कहाँ पर है? यहीं पर मोहनजोदड़ो में ही। चलिए 58, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? तो आपका आहड़, क्या आहड़ नहीं है। बाकी सभी राखी गढ़ी, सुरकोटदा, कालीबंगा ये सब तो है। काली काली चूड़िया जो है ये कालीबंगा से ही मिलता है। ठीक है, चलिए 59, हाल ही में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? देखिए करेंट आ गया ही, तो विदर्भ जीता है। ठीक, विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र का, हम महाराष्ट्र में 2 गो क्रिकेट खेलता है, तो विदर्भ आपका वो रणजी खेलता है। ठीक, महाराष्ट्र में विदर्भ है कि गुजरात वाला? चलिए आगे देखते हैं। नहीं सॉरी, मुंबई विदर्भ महाराष्ट्र वाला ही है, यह अलग महाराष्ट्र टूटने वाला है, एक और राज्य बनेगा विदर्भ नाम से। चलिए 60 नंबर, मई 2025 में उल्लास नाव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? पूर्ण साक्षर हो गया है, तो किसको? मिजोरम को घोषित किया गया है। ठीक, मिजोरम को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 60 क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया, और यह था अब क्वेश्चन जो आएगा ये आएगा आपका इससे, मोटर वाहन अधिनियम, नियमावली तथा यातायात एवं संकेत, इससे 20 गो क्वेश्चन है। ठीक, बहुत अच्छा है, तो ध्यान से पढ़िए। और क्वेश्चन का लेवल इसमें जो है ना 40 नंबर वाला थोड़ा हाई है, अगर टफ पूछेगा तो इसी तरीके का पूछेगा। चलिए 61 देखिए, मोटर यान विनियम 2017 की धारा 27 के 4 के अनुसार आपातकालीन यानों की प्राथमिकता का कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो वो है, देखिए पहले आपको एम्बुलेंस, दूसरा अग्निशामक सेवन, तीसरा पुलिस। मतलब किसको पहले प्राथमिकता दीजिएगा? तो अगर मान तीनों गाड़ी एक साथ आ रहा है, ठीक, तो पहले किसको रास्ता मिलेगा? एम्बुलेंस को, ओकरा बाद किसको? अग्निशामक को, ओकरा बाद पुलिस को मिलेगा। तो आंसर बी हो जाएगा। चलिए 62 देखिए, सावधानी के संकेत डैश में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो सावधानी के संकेत जो है आपका त्रिकोणीय, जो माने जो संकेत होता है ना चिन्ह, तो ये त्रिकोणीय वाला जो होता है यह आपका सावधान करता है आपको कि बाएं घूम जाइएगा, दाहिने घूमिएगा, रुक जाइएगा। तरह तरीके के जो भी सीन रहेगा वो त्रिभुज आकार वाला में रहेगा। ठीक है, सावधानी वाला। सभी मोटर वाहनों को डैश द्वारा चाहिए, माने सभी मोटर वाहनों को डैश द्वारा किया जाना चाहिए। तो आपको माने क्या करना अनिवार्य है वाहनों को? तो वो होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये बीमा वाला कह रहा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है आपको। अब बताइए इसमें संकेत, ये क्या संकेत बोल रहा है आपको? तो इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा है कि मैंने ना एने करी गाड़ी जाइए सकता है, ना एने करी आइए सकता है, ये क्रॉस करिए है ना, इसी से बुझा रहा है कि ना कोई गाड़ी जा सकता है ना ही आ सकता है। तो ये दोनों दिशाओं में वाहनों पर प्रतिबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 65 देख लीजिए। 65 क्या है, सड़क पर चल रहे दो वाहनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? दो गो वाहन चलता है, दो, तो उसके बीच कितना दूरी गैप होना चाहिए? तो वो होना चाहिए कि मतलब वाहन के गति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर खूब तेज़ है तो स्पेस तो नहीं ज़्यादा चाहिए, और थोड़ा स्लो है तो करीब से भी निकल सकता है। ठीक है, तो वाहनों की गति पर यह निर्भर करेगा। चलिए 66, CMVR 1989 के अनुसार वाहन पर एल प्लेट माने शिक्षार्थी के लिए का आकार और रंग होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? तो होना चाहिए 18 सेमी गोलाकार, सफ़ेद पृष्ठ पर काला अक्षर एल लिखा होना चाहिए। सफ़ेद पट्टी रहेगा, उस पर
लाल अक्षर एल से लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये गोलाकार। चलिए 67 साइन बोर्ड पर डेंजर वर्क अहेड लिखे होने का आज से क्या है। डेंजर मतलब आगे खतरा होने की संभावना है। ठीक है, माने खतरा आगे कम चालू, माने खतरा होने की संभावना रहेगा। ठीक है, खतरा आगे कम चालू, मैंने ऐसे भाषा लिखा है, लेकिन ये बताएगा कि आगे खतरा है, सावधानी से जाइए। तो 67 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 68 नंबर। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य है। पीछा जो बैठा रहता है उसके लिए क्या अनिवार्य है। तो देखिए हेमलेट, हेमलेट तो दोनों को पहनना होता है, तो हेमलेट पहनेगा। वाहन के दोनों ओर पैर रखना होगा। हाँ, ये ना कि एक वाही बैठ जाएगा लेडीज़ खानी, वैसे नहीं। और मजबूती से पकड़ने के लिए उचित प्रावधान, हाँ माने पीछे पकड़े वाला भी होना चाहिए, मतलब सब हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। 69 राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन कौन करता है। तो इसका गठन कौन करता है, तो ये करता है राज्य सरकार ही करता है। ठीक, चलिए 70 क्या है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस तरह से पार्क नहीं किया जाना चाहिए जिससे वह डैश का कारण बने। तो उसका मन कैसे, तो वो हो जाएगा खतरा, बांधा या अनावश्यक परेशानी। ये सब नहीं होना चाहिए, कारण माने बन सकता है खतरा का। 71 नंबर देख लीजिए आपका CMVR नियम 139 जो है के अनुसार चालक को कौन से दस्तावेज मांगने पर प्रस्तुत करने होते हैं। तो कौन सा दस्तावेज देगा, अगर उधार लगेगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, बीमा, PSU आपको सब देना पड़ेगा नियम 139 के तहत। अब चलिए 72 देखिए। मालवाहक वाहनों में पीछे और किनारों पर किस प्रकार की टेप लगाना अनिवार्य होता है ताकि रात में आसानी से दिख सके। जो नहीं देखते हैं रेड कलर का रहता है, रिफ्लेक्ट करता है, उस पर प्रकाश जाता है ना, तो रिफ्लेक्ट करता है। तब का रिफ्लेक्टिव टेप जो लाल कलर के ना रहता है, इसे साटल रहता है, क्यों ना आप चमकता है, जैसे पर लाइट पड़ता है ना, तो ये लाइट को अवशोषित कर लेता है। जब लाइट हट जाएगा तो रात में वो फेंकता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, तो आंसर सी हो जाएगा। मोटर केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार मोटर कैब की परिभाषा किस नियम में दी गई है। जो कैब बुक होता है वह किस नियम के तहत है, तो वो होता है आपका 73 का हो जाएगा आपका नियम 2F। नियम 2F में इस बात का चर्चा है, कैब वाला। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी वाहन का मालिक अपने वाहन को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को चलाने की अनुमति देता है तो उस पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा, माने उस व्यक्ति पर क्या लगेगा। तो आपका वो लग जाएगा आपका 5,000 तक जुर्माना या 3 महीने तक कैद भी हो सकता है। वो किसको, ड्राइवर को ही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 75 नंबर। मोटर वाहन मान संशोधन अधिनियम 2019 किस नई सुविधा का प्रावधान किया गया है जो वाहनों को किसी खराबी पाए जाने पर उन्हें वापस बुलाने की अनुमति देता है। तो कौन सा है, तो वो हो जाएगा वाहन रिकॉल। क्या, वाहन रिकॉल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाहन रिकॉल जो है ना, ये माने बोलता है ना कि अगर कोई गाड़ी आप खरीदे, ठीक, कंपनी से अब खरीदे, एक ही दिन में ओकरा में गड़बड़ी आ गया। ठीक, या फिर मतलब कोई चेंज हो गया कि मान लीजिए कि एकाएक पेट्रोल गाड़ी किने और एकाएक चेंज हो गया कि नहीं इलेक्ट्रिक आपको चलेगा पूरा भारत में, तो कंपनी को बोला गया है कि आप जाके रिटर्न कर सकते हैं, इसमें पूरा फुल्ली रिफंड आपको मिलेगा। तो यही वाहन रिकॉलों का सेवा है। या कोई गड़बड़ी भी है तो आप जाके दे सकते हैं, और कंपनी का काम माने उसका पावर है, पावर नहीं माने आपका पावर है कि आप उसको दे सकते हैं और उसको लेना मजबूरी होगा। चलिए 76 गैर परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रारंभिक वैधता अवधि क्या है।
तो आरसी का वैधता कितना दिन का होता है, तो 15 साल तक का होता है। वही गाड़ी का जितना लाइफ है उतना साल तक। चलिए 77, निम्नलिखित में से ड्राइवर की नेत्र दृष्टि कमजोर होने का परिमाण क्या होता है। तो नेत्र दृष्टि का परिमाण क्या हो सकता है, तो आपका टकरा जाने का जोखिम। वही नेत्र आपका कमजोर होगा तो क्या होगा, गाड़ी आपका माने आपको कम दिखता है, गाड़ी चलाइएगा तो क्या जोखिम ही ना होगा, टक्कर होने का, एक्सीडेंट होने का। 78, जब आप पीछे एक एम्बुलेंस की बीम सुनते हैं तो आप क्या करना चाहिए, माने आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पहले तो उसको इंडिकेटर देकर माने उसको आगे निकालिए, ठीक। तो आपका इंडिकेटर दिखाकर और होकर माने एक साइड होकर उसे जाने दीजिए। आज किसको किससे प्राथमिकता है ऊपर मैं बता ही दिया हूँ। फर्स्ट एम्बुलेंस के प्राथमिकता है, ओकरा बाद अग्निशामक के, ओकरा बाद पुलिस के। चलिए ये देखिए, एक शराब पिया हुआ व्यक्ति किस स्थिति में वाहन चला सकता है। तो शराब पिया हुआ व्यक्ति माने पिया है फिर भी कब चलाएगा, तो कबो नहीं चलाएगा। पूर्णतः बैन है, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है। चलिए 80, आपके वाहन से घटित दुर्घटना में लोगों को चोट लगने पर आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो उसको अस्पताल ले जाइए, थाने को सूचित करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को अस्पताल ले जाएं। ठीक, पहले लोग के अस्पताल ले जाएं, उसके बाद थाना को सूचित कर दीजिए। चलिए अब देखिए वाहन के पार्ट पुर्जा और लुब्रिकेशन रख रखाव से क्वेश्चन 20 कार्बोरेटर में एक्सीलेटरिंग में पंप सर्किट का क्या कार्य है। तो उसका क्या कार्य है, तो का स्पीड पिकअप के दौरान अतिरिक्त ईंधन प्रदान कराना आपका कार्बोरेटर का काम है। कार्बोरेटर में एक्सीलेटरिंग पंप का काम है, जब खूब तेज़ गाड़ी चलाइएगा ना तो ज़्यादा तेल की ज़रूरी पड़ेगा, तो वहीं आपका उसका काम है पहुंचाना। 82, स्टीयरिंग नियंत्रण प्रणाली में कास्टर एंगल का क्या उद्देश्य है। कास्टर एंगल का क्या उद्देश्य है, तो आपका 82 का हो जाएगा दिशा स्थिर और नियंत्रण को बनाए रखना। ठीक, दिशा स्थिरता और नियंत्रण को बनाए रखना। चलिए 83 आ जाइए, आपका व्हील असेंबली में टायर प्रेशर सेंसर कहाँ सुरक्षित स्थित है। तो कहाँ पर सुरक्षित स्थित है, तो आपका मेंटल वाल्व पर बोल्ट दिया रहता है, मेंटल वाल्व पर बोल्ट किया। चलिए 84 देख लीजिए, डिफरेंशियल को किसके बीच एडजस्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल को किसके बीच एडजस्ट करते हैं, तो वो करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, माने टेल पिन पिनियन क्राउन हिल व्हील के बीच नहीं, माने इसमें कोई नहीं है। ठीक है, ऐसे डिफरेंशियल जो होता है ना, नहीं नीचे तो आपका डिफरेंशियल ना वो क्या बोलते हैं उसको, चलिए आगे देखते हैं, इसको ध्यान नहीं आ रहा है। 85, यांत्रिक कार्यकारी क्लच का क्या लाभ है। तो यांत्रिक कार्यकारी क्लच का काम क्या है, क्लच का काम क्या होता है, इंजन और क्लच प्लेट के बीच के संबंध को तोड़ देता है, मतलब कम रख रखाव और मरम्मत। अच्छा, यांत्रिक कार्यकारी क्लच का वो लाभ क्या है, माने एकरा में मरम्मत कम माने ज़्यादा एकरा में मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होता है, खर्चा वर्चा कम लगता है आपका, यांत्रिकी आपका क्लच होता है उसमें। क्लच का काम क्या होता है, तो क्लच जो इंजन और क्लच प्लेट के बीच जैसे क्लच दबिएगा ये दोनों का संबंध टूट जाता है, उसके बाद अपना गियर चेंज कर सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं, 2 से 3 या घटा भी सकते हैं। और इस टाइप के क्लच में आपका उसमें मेंटेनेंस बहुत कम लगता है। आगे देखिए 86, स्टार्टिंग प्रणाली में आपका न्यूट्रल सेफ्टी स्विच स्टार्मर परिपथ को अब ओपन करता है, जब कब ओपन करता है, जब किसी भी गियर में ट्रांसमिशन होता है, किसी भी गियर में ट्रांसमिशन होता है तब। अब 87, अल्टरनेटर किस नियम सिद्धांत पर आधारित है। तो अल्टरनेटर किस नियम पर सदा, देखिए ये मोटर का ही बात कर रहा है, मोटर जिस पर रहता है ना, मोटर को ही अल्टरनेटर बोलता है। एक अगर काम क्या है, बैटरी को चार्ज करना, तो यह भी फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही
काम करता है अल्टरनेटर भी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पार्ट जितना होता है ना गाड़ी में, यहीं से अप्लाई करता है ऊर्जा। आपका देखिए एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन, जो कार्बन एग्जॉस्ट प्रणाली होता है तो ऊपर क्या काम है, तो वो होता है आपका बैक प्रेशर को बढ़ा देगी, आपका बैंक प्रेशर को बढ़ा देगी। चलिए 8 9, इंजन की चालन को नियंत्रित रखने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग किया जाता है, तो कौन सी युक्ति उपयोग किया जाता है, तो आपका आपका गवर्नर, कौन, गवर्नर का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत, अब 10 के लिए क्वेश्चन बचा है। निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धियाँ डीजल ईंधन में होती है, अब कौन सी अशुद्धि हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका पानी का भी मात्रा मिल सकता है उसमें, आपका जंगल भी मिल सकता है, जंगाल मन जंग सॉरी, और महीन रेत, वो तो ये भी मिल सकता है। यही फिल्टर जो करता है ना, डीजल फिल्टर, इसी सब को बाहर करता है। उपरोक्त में से तीनों हो जाएगा। चलिए 91, इंजन की आइडल गति समायोजित के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, मीटर माने जांचने के लिए कि कितना स्पीड चला, क्या हुआ, तो ये टैकोमीटर से इस चीज़ का पता चलता है। 92 देखिए कि निम्नलिखित में से किस में जंग नहीं लगती है, कौना में जंग नहीं लगता है, तो आपका ड्राई क्लीनर, ड्राई क्लीनर में आपको जंग नहीं लगती है, वो खुद ड्राई कर देता है। 93, एक ही समय में दो वाल्वों को कुछ अंश खुले कहलाते हैं, दो वाल्व का कुछ अंश खुला जब रहेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा ओवरलैंप, क्या, ओवरलैंप। ठीक है। 94, टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक घूर्णन में इनलेट वाल्व खुलता है, तो माने कई बार घूमेगा तो इनलेट वाल्व खुलेगा, तो खुल जाएगा, एक बार में ही खुल जाएगा, किस में, 2 स्ट्रोक इंजन रहेगा तब। चलिए 95, नॉकिंग का सॉरी हाँ नॉकिंग का कारण होता है, तो नॉकिंग का कारण होता है पूर्व प्रज्वलन। ठीक, नॉकिंग का काम माने इसका मतलब क्या होगा, पूर्व प्रज्वलन। 96, डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को कहते हैं, तो डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को बूस्टिंग बोलते हैं, क्या, बूस्टिंग बोलते हैं सुपर चार्जर को। 97, कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो इंजन के होता है ना ओकर तापमान को कम करने के लिए किया जाता है, तो इंजन के कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए, माने कूलिंग का काम है कि जिस टेम्परेचर पर इंजन काम करे उस टेम्परेचर को बनाए रखता है कूलिंग सिस्टम। ठीक है। 98, रेडिएटर में पानी कम हो जाने पर क्या होगा, तो आपका गर्म हो जाएगा इंजन, आपका हीट हो जाएगा। अब कौन कौन होगा, तो देखिए आपका हैंड गैस्केट माने गर्म से टूटी हो जाएगा, टूटी होना, आपका कोर से लीकेज या हॉज पाइप लीक हो जाएगा, तो पानी कम हो जाएगा रेडिएटर से। माने पानी कम कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में पूछा। कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंजन हीट हो जाएगा, इंजन हीट होगा तो गाड़ी बंद करना पड़ेगा आपको। कनेक्टिंग रॉड की धातु होती है, तो कनेक्टिंग रॉड के धातु जो रहता है किस चीज़ का, तो लॉयल स्टील का बना होता है, किसका, लॉयल स्टील का। अंतिम क्वेश्चन, सिलेंडर की दीवारों एवं पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है, इसका क्या कारण है, तो दूरी मान डिस्टेंस रखा जाता है क्योंकि गर्म होने पर पिस्टन जम न हो जाए, माने गर्म होने पर जाम ना हो, इसी के लिए आपको कुछ दूरी रखा जाता है। देखिए 100 क्वेश्चन आपका सेट 6 का ख़त्म हो गया। आपका कितना सही हुआ पहले कमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अभी फिर से करेंगे आपका सेट 7 को भी आज ही देख लेते हैं। ठीक, टाइम देख लेते हैं, हाँ हो जाएगा, हम देखते हैं। ठीक, 7 नंबर भी आपको करा देते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए यह पीडीएफ, देखिए आंसर यहाँ दिया है, सबका सोल्यूशन बहुत अच्छा से दिया है, तो पीडीएफ में आप भी खुद से पढ़ सकते हैं। देखिए ये 7 नंबर है, ठीक, 7 नंबर सेट, इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे और इसी वीडियो में, क्योंकि समय कम है इसीलिए मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ, एक दिन में 2 सेट, तभी जाके ख़त्म भी हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 7 नंबर, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो यह है
भारत के निम्न, एक मिनट हमको भी थोड़ा समय दीजिए। एक मिनट। भारत के निम्न राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? देखिए, भारत में चीनी के कटोरा किसको बोला जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माने चीनी गन्ना का उत्पादन रोपे हुए इलाका में सबसे ज़्यादा चीनी यूपी में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको चीनी मिलता कहाँ पर है, उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, बेचता उचता है महाराष्ट्र, यूपी तो खुद ही एथी करके खा लेता है। 2 नंबर देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देहरादून। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1906 में हुआ था देहरादून में। और 1906 में एक और चीज़ स्थापना हुआ था, आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का भी स्थापना 1906 में ही हुआ था, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। ठीक, बंगाल विभाजन हुआ था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं आपको बताया था यूनेस्को। यूनेस्को एक होता है यूनिसेफ। तो यूनेस्को का तो आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में है आपका। और यूनेस्को हो गया, एक होता है यूनिसेफ। से अब फो आ जाएगा, तो उसका है मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। IMF हो गया या फिर विश्व बैंक हो गया, इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। चलिए आगे हम देखते हैं 4 नंबर आपका। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में के हुआ? तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के में इनके नेतृत्व में हुआ था 1936 में। याद रखिएगा, पूछता है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ? तो 1936 में। किनके अध्यक्षता में? तो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के। 5 नंबर आपका देखिए, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हिस्टोरिका कौन लिखा है? तो वो लिखा है हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस लिखा है हिस्टोरिका। चलिए 6 नंबर, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बाढ़ का प्रकोप अधिक माने कहाँ? तो उत्तरी बिहार में होता है आपका। उत्तरी बिहार में बाढ़ सबसे ज़्यादा होता है, और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आ जाता है। और जब हम लोग का माने लोकेशन है बिहार का, एक ओरी बाढ़ से लोग परेशान रहता है, या एक ओरी आपका सुखाड़ से। 7 नंबर देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? तो सबसे अति सघन आपका 0.35 भूभाग पर। चलिए 8 नंबर, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो वो कौन है? तो वो है आपका लीची। कौन है? लीची। मुजफ्फरपुर के लीची सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। ठीक है, 9 नंबर देखिए, हल्दी पौधे के किस भाग से बना? हल्दी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो हल्दी क्या है? एक तना है। ठीक, तना, हल्दी तना से प्राप्त होता है। 10 नंबर देखिए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो ये कब किया गया? तो ये किया गया था आपका 1929 में। 1929 में और चीज़ क्या हुआ था? तब का लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। इसमें संपूर्ण क्रांति माने पूर्ण स्वराज का मांग कर दिया गया था। डोमिनियन स्टेट इनके पिताजी मांगे थे 1928 में, लेकिन ये क्या किए कि हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरा आज़ादी चाहिए। तो ये 29 में ही जवाहरलाल नेहरू ला दिए थे। आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा भी उसी समय आया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही इसको भी किए थे। 1936 में आपके पूरा अखिल भारतीय किसान सभा का भी उन्हीं के नेतृत्व में किया गया। चलिए 11 नंबर, डॉल्फिन को निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? माने किस वर्ग में मछली आता है? तो मछली आता है आपका स्तनधारी में। कौन मछली? डॉल्फिन मछली आपका स्तनधारी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे देखिए 12 नंबर,
ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, माने ब्रह्मांड कह रहा है, देख लीजिए यहाँ एक होता है वायुमंडल, आई है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन अगर वायुमंडल केवल बोल देता तो वायुमंडल बोलता तो होता क्या, नाइट्रोजन। आप उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन कितना 21% पाया जाता है। ब्रह्मांड में कैसे सबसे ज़्यादा, तो हाइड्रोजन। आई होप क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें आपका ये दोनों में देखिए दोनों का क्या है, इसमें का दोनों का भार सेम है, भार सेम है मतलब समभारिक है। क्या है, समभारिक है, यह दोनों सेम है तो यह समभारिक है। 13 का क्या हो जाएगा बी। यही अगर इन लोग का इस संख्या बराबर रहता तो वो जाता समस्थानिक हो जाता। लेकिन अगर ये भार सेम है तो ये समभारिक, भार सेम है तो यहाँ भार लिखा है ना समभारिक, तो आंसर बी। 14 नंबर देखिए, भारी जल का सूत्र तो आपका D2O होता है और इसका अनुभार कितना हो जाता है, तो 20 हो जाता है। ऐसे इसका कितना होता है H2O, तो इसका 2 है, इसका +16 होता कितना 18। लेकिन D2O में क्या हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, तो आपका 18 हो जाता है, भले 20 हो जाता है इसका अनुभार, या द्रव्यमान भी बोले तो 20 हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब बाहरी जल कहाँ, तो नवकीय विखंडन जब होता है तो उसमें मंदक का काम करता है परमाणु बम में। ठीक है, चलिए 15, चुंबकत्व का आधारित चिकित्सकीय तकनीकी है, तो क्या तकनीकी है, तो वह MRI। क्या है, MRI। 16 नंबर देखिए, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति होती है, तो अवस्रव तरंग की आवृत्ति कैसी होती है, तो वो होती है 20 हर्ट्ज से कम। देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक होता है स्रव, ठीक है, एक होता है ये जो लिखा है अवस्रव, एक होता है पारास्रव, ध्यान रखिएगा। ये दोनों का रेंज क्या है, तो आपका 20 के और यहाँ 20,000। ठीक, ये दोनों के बीच के वाला जौन होता है वो क्या होता है, स्रव होता है। एकरा नीचे चल जाइए तो अवस्रव हो गया 20 से नीचे, आप 20,000 से ऊपर जाइए तो पारास्रव हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए 17 नंबर, वर्षा की बूंद गोल क्यों होने का, माने गोल होने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव, जल का पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। 17 का क्या हो जाएगा बी। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है, तो वो है आपका वाट। क्या विद्युत शक्ति का वाट है आपका। चलिए 19 नंबर, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो कौन है आपका अमृत है। क्या है, अमृत योजना है जो शहरों को डेवलप करने के लिए है। 20 नंबर, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा। विदेशी मुद्रा का भाव माने अगर उसका मांग बढ़ गया तो आपका अवमूल्यन, अवमूल्यन हो जाता है, भारतीय मुद्रा का क्या हो जाएगा, अवमूल्यन। चलिए 21 नंबर देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है, दूसरा जनसंख्या वाला कौन है, तो वो है दिल्ली है आपका। कौन है, दिल्ली है। क्या है, मान जनगणना भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा, शहर, तो आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, तो 21 का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, और प्रथम कौन सा हो जाएगा, तो आपका सर्वाधिक वाला कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका किधर है, मुंबई। प्रथम हो गया मुंबई, दूसरा का हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा दिल्ली। चलिए 22 नंबर, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है, कौन, तो राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक, वित्त मंत्रालय द्वारा ये होता है। 23, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। उस समय पूरा अकाल आ गया था, तो आपका मेन था भुगतान संतुलन का संकट। मतलब कि विदेशियों को माने कोई चीज़ मंगाना है सामान, तो वहाँ तो डॉलर देना होता, भारतीय मुद्रा चलता नहीं, तो आपका भुगतान करने का संकट आ गया था, इसीलिए आपका LPG आया था, लिबराई LPG। ठीक, आया था उसी समय 91 में, या इस समय वित्त मंत्री के था,
तो आपके मनमोहन सिंह थे। चलिए 24, बांग्लादेश की सीमा को लाने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बांग्लादेश को सीमा को लगने वाला भारत का कौन सा राज्य मैंने सबसे ज़्यादा टच करता है? तो वो है, टच करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा टच करता है बांग्लादेश से। 25, भारतवर्ष में नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो असम में है। नुनमती तेल शोधक कारखाना। डिगबोई भी कहाँ था? असम में ही था। और नुनमती तेल शोध भी असम में ही है। 26, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है ये पूछ रहा है। तो रबी फसल कौन नहीं है? तो धान नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ याद करके बताता हूँ ट्रिक। ई र से रबी, इसको रिलेट करिएगा। अगर इसको ऐसे खींच देते हैं तो यो र हो जाएगा ना। तो रबी गेहूँ, ये रबी है। ई का है? खरीफ है। खरीफ, तो ये खरीफ है धान। बाकी सभी जो दिख रहा है सब आपका रबी फसल है। चलिए 27 देखिए, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो पूर्व के वर्षा को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वह है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत किस राज्य में है? तो वो है आपके मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में है आपका ब्लू माउंटेन पर्वत। ब्लू माउंटेन पर्वत मिजोरम में है। चलिए आगे देखिए 29, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन? आपका साइक्लोन रेल सुरंग आपका चीन में। साइक्लोन रेल सुरंग चीन में। ठीक, आंसर ए हो जाएगा। माने इस आपका में शामिल, बाकी सब सुमेलित है। तो ये है कहाँ पर? इसको देख लीजिए, ये कहाँ है? तो ये चीन में ना है आपका। ये साइक्लोन रेल सुरंग ये कहाँ पर है? तो जापान में है, चीन में नहीं है। बाकी सब सही है आपका। ठीक है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो केप ऑफ गुड होप को कौन खोजा? तो बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने खोजा। चलिए 31, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए पहले सेट में भी आया था, किसको? तो आपको रोम को बोला जाता है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को। 32 आ जाइए, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? माने बिहार अलग कब हुआ? तो 1912 में हुआ था आपका। 22, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। और फिर बंगाल 12 में बना, उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा निकल गया। और फिर उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से आपका झारखंड निकल गया। तो इतना छोटा आपका बिहार हो गया। ठीक है, चलिए आपका देखते हैं 33, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? खनिज पूछा बोला है, खनिज। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? खनिज आपका फेल्सपर में। ठीक, फेल्सपर में सर्वाधिक आपका भू प्रॉपर्टी, फेल्सपर भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक खनिज मिलता है। पूछ देगा सर्वाधिक धातु कौन सा मिलता है? तो मिलता है एल्युमिनियम। धातु पूछेगा तो, अर्ध धातु पूछेगा तो आपका सिलिकॉन मिलता है। ठीक, चलिए ये 2 क्वेश्चन बनता है इसीलिए बता दिया हूँ। चलिए आगे देखिए, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का परिकल्पना किससे प्रस्तावित की थी? आपका दल विहीन लोकतंत्र की परिकल्पना, तो ये होता है आपका जयप्रकाश नारायण ने। ठीक, जयप्रकाश नारायण ने यह प्रस्तावित किया था। 35, सरकारिया आयोग संबंधित है। तो सरकारिया आयोग कौन चीज़ से संबंधित है? तो आपका ये केंद्र राज्य से संबंधित है आपका सरकारिया आयोग। ठीक है, ये 1983 में आया था। सरकारिया आयोग 1983 में आया था और आपका केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को बताया कि किसको कितना कर लेना है, किसको कितना, इस सब के बारे में बताया था। 36 नंबर देखिए,
भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? देखिए, संशोधन का प्रावधान आपका 368 में है। 36 का सीलिया कहाँ गया से है? तो संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संशोधन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 37 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को तो किस आपके तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 1978 में आपका 44वां संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कहाँ आर्टिकल 300A में चला गया, भाग 15 में है यह 300A भाग 15। चलिए आपका आगे देखते हैं। 38 नंबर वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का यहाँ भाग 15 नहीं होगा जी, भाग 12 होगा, भाग 12 होगा आर्टिकल 300A। चलिए आपका देखते रुकिए, हम कंफर्म कर लेते हैं। 37 है ना, भाग थोड़ा आप कंफर्म करके बोलिए, कमेंट करके चेक करके कमेंट करिएगा, भाग 12 ही होना चाहिए। 38 देखिए, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी में अनुवाद आपका अरविंद घोष। कौन? अरविंद घोष किए थे। वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अरविंद घोष। चलिए आपका ये देखिए, पंचायतों, नगर नियमों और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वार्ड। वार्ड से ही न मिले, नगर पंचायत में वार्ड है ना, मेंबर मेन होते हैं और सभी वार्ड मिल करके मेयर को चुनते हैं। 40 नंबर देखिए, निम्न में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका आपका बिहार, क्या है? बिहार का है, द्विसदनीय बिहार का है। चलिए 41 नंबर देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? माने अब उनका ख़त्म अंतिम क्या है रिटायर करने का? तो वो है 65 बरस। क्या है? 65 बरस। क्या है? उच्चतम न्यायालय का 65 है, लेकिन स्टेट वाला जो न्यायालय है उनका कितना है? 62 बरस, लेकिन उच्चतम का कितना है आपका? 65। चलिए आगे 42 नंबर देखिए, संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। संघ के कार्यकारिणी प्रमुख कौन है? तो आपके राष्ट्रपति हैं। कौन? राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं 43, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का ऊपर भी बता दिया था 123 के तहत अध्यादेश, और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना होगा तो 213 के तहत राज्यपाल करेंगे। राष्ट्रपति 123, 52 राष्ट्रपति के पद के लिए है। चलिए 300A अगर शामिल कर देते हैं तो ये संपत्ति के अधिकार के लिए। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो पंचशील का प्रतिपादन आपका ये चाइना से हुआ था, साइन ट्रीटी, तो 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चाइना के मध्य हुआ था। ठीक, आगे देखिए 45, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद हम लोग बड़ी बोले हैं ना, ये भगत सिंह दिए हैं। कौन? भगत सिंह दिए हैं इनकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो यह चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद ने इस चीज़ का स्थापना किया था। चलिए 47, समाचार पत्र रस्त गुफ्तार माने सच बताने वाला का संबंध निम्न में से किस धर्म के सुधार से है? यह धार्मिक सुधार है या यह पारसी धर्म के लिए है? किसके? पारसी धर्म के लिए आपका है। ठीक है, चलिए आगे आई, दादा भाई नौरोजी लाए थे। कौन? दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी रफ्त गुफ्तार लाए थे और यह पारसी धर्म में सुधार के लिए था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। 48, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? तब पुरंदर की संधि आपके कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1665 में हुआ था।
चलिए 49 देखिए आपका जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो जौनपुर शहर की स्थापना आपका फिरोज शाह तुगलक किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक किया था जौनपुर शहर का स्थापना। 50 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। वर्तमान में पाकिस्तान में वह जगह है और तलवंडी में हुआ था नानक का जन्म। इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था। 51 देखिए मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1526 में आपका बाबरा आया ना, पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा था, इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया और यहीं से मुगल वंश का स्थापना हो गया। चलिए 52 देखिए मार्को पोलो किस देश का वासी था। तो मार्को पोलो किस देश का था? तो वो था इटली का। कहाँ के? इटली का था मार्को पोलो। 53 कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार को प्रवेश द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा। क्या? अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, अलाई दरवाज़ा। 54 कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो कलहन द्वारा राजतरंगिणी के लिखा है। माने आई चर्चा तो इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास के बारे में ही है। ठीक है, और कलहन का लिखा कौन है? तो आपका कलहन माने कश्मीर राजतरंगिणी। अच्छा, ये कलहन ने ही लिखा है राजतरंगिणी। कलहन व्यक्ति है, राजतरंगिणी बुक का नाम है। यह कश्मीर के इतिहास का चर्चा इसमें किए हैं। चलिए आगे देखिए 55 सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया। तो सांची स्तूप किस मौर्य शासक ने? तो सांची तो सब अब कौन? अशोक ने ही बनवाए थे। 56 प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था। प्राचीन मगध राज्य की मगध का तो उस समय का राजगीर, उस समय गिरिब्रज नाम था, तो ये राजगीर था राजधानी। बाद में आपका उदयन पाटलिपुत्र ला दिया था। 57 सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपका गेहूं की खेती के लिए। ठीक, गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 58 हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। तो हड़प्पा के लोग आपका लौह का, किसका? लौह का। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहा के। वो लोग तांबा यूज करते थे, कांस्य का यूज करते थे। 59 भारत के पहले विश्व शांति केंद्र उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो विश्व शांति केंद्र कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? तो ये गुरुग्राम में। ठीक है, इसी पर आपका विश्व शांति दिवस भी शुरू किया गया था। कब? तो 21 दिसंबर को। ठीक, आई कहाँ केंद्र कहाँ बना? तो गुरुग्राम। चलिए अंतिम क्वेश्चन जीके जीएस का 60 नंबर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का माने थीम क्या था इस बार 2025 का, 21 जून 2025 का? तो वो थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यही था आपका। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत से क्वेश्चन। ठीक, इसमें जो है 20 क्वेश्चन दिया है। इसमें बहुत अच्छा से एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक दिया है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से ओवरटेक वहाँ नहीं कर सकते हैं। माने कहाँ पर ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं? तब देखिए सड़क की स्थिति साफ दिखाई नहीं देने पर वहाँ भी नहीं कर सकते। घुमाव जहाँ मोड़दार रहता है वहाँ भी नहीं करिए। और ऊंची चढ़ान या अंधेरी सुरंग से गुजरने पर भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेन में ही चलना चाहिए। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा सही। ये संकेत क्या बता रहा है कि हॉर्न आपको नहीं बजाना है। यहाँ ये कहाँ पर दिखेगा ज़्यादातर? तो आपको अस्पताल के पास दिखेगा, न्यायालय के पास दिखेगा और स्कूल के पास भी दिख सकता है। तो ये कहाँ तो आपका ये हॉर्न बजाने को प्रतिबंधित कर रहा है। तो कहाँ है? इस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। ठीक, और इसका बता दीजिए निम्न यातायात संकेत का क्या अर्थ है। माने टू देखिए यहाँ पर एक गोलाकार है इसे, और यहाँ सीन कुछ दिया है। 2M मतलब ये चौड़ाई सीमा ही बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई 2 मीटर है। अब आप अपना अनुसार देख लीजिए, गाड़ी आपका निकल पाएगा
कि नहीं, यही चीज़ यह दर्शा रहा है। ये क्या बता रहा है आपका, तो यह बता रहा है आपको कि माने आगे जो मुख्य सड़क है, जो मेन लेन ऐसे है, यहाँ से जाके आप उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आप बाएं जाइए चाहे दाएं जाइए, मतलब आगे मुख्य सड़क है, इस चीज़ को दर्शा रहा है। ऐसे इस फिगर में ऐसे देना चाहिए, ऊपर वाला जो होगा ना ये थोड़ा चौड़ा, आई हल्का पतला देता, तो मतलब आगे जाके यह मुख्य सड़क हो जाता। ठीक है, आंसर ऐसे अकॉर्डिंग इसके सी हो जाएगा। 65 देखिए, क्या है, मोटरयान अधिनियम की धारा 31 के अनुसार निम्न आयु की व्यक्ति को कंडक्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी किस उम्र के व्यक्ति को कंडक्टर की माने पद नहीं दिया जाएगा, तो 18 वर्ष से कम रहेगा तो अनुमति नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 66 क्या है, किस स्थिति में नई मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन मालिक के बजाय डीलर द्वारा किया जा सकता है। किस स्थिति में, तो आपका हो जाएगा यदि नया मोटर वाहन इस राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जहां डीलर स्थित हो, तो वहां पर यह किया जा सकता है। चलिए 67, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान वहीं पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होता है, तो आपको पता होगा पैदल यात्रियों की सड़क पार करने का रास्ता है आपका जेब्रा क्रॉसिंग। देखिए 68 क्या है, एक कंडक्टर का लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहता है। कंडक्टर का लाइसेंस जारी एक बार हो जाएगा तो कितने दिन तक वैलिड रहता है, तो 3 वर्ष तक प्रभाव में रहता है। ये क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखिएगा। 69, एक कार चालक रात में एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसे सामने से आ रहे वाहन को देखकर अपनी हेडलाइट डीपर पर कब करना चाहिए। माने अगर सामने से कोई गाड़ी आ रहा है तो आपको पहले तो डीप कर लेना चाहिए, लो बीम में आपको लाइट को करना चाहिए, और यह 200 मीटर दूर जब दिखेगा 200 मीटर पहले ही ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आपका देखते हैं 70 नंबर क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन उसी वैधता अवधि समाप्त होने से कितने दिन पहले या बाद तक किया जा सकता है। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस का आपको जो मान एक्सपायरी रहता है, तो कितने दिन पहले आपको बोलना होगा, या फिर एक्सपायरी के कितना दिन बाद तक भी आप वैलिड है कि आप जाके बोल देंगे, तो ये 30 दिन पहले या बाद आप जाके बोलिएगा। चलिए 71, यदि किसी वाहन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव किया जाता है तो इसकी सूचना पंजीकरण प्राधिकारी को कितने दिनों के भीतर देनी होती है, तो वो आपको 14 दिन के भीतर इस चीज़ का जानकारी देना होता है। चलिए 72, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के किस नियम में ब्रेक के संबंध में विशिष्ट आवश्यकताएं निर्धारित की गई है, तो आपका नियम 196, नियम 96 में यह दर्शाया है। 73, निजी वाहन सेवा के लिए परमिट किस फॉर्म में जारी किया जाता है। देखिए निजी वाहन के लिए आपका परमिट लेना हो तो कितना दिन के लिए, तो आपका फॉर्म मतलब 47 भर के देना होगा। ये फॉर्म वाले जितना क्वेश्चन आ रहा है ये सब याद करिएगा, सब VVI है। चलिए आगे देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के गठन का प्रावधान किया गया है, तो वह प्रावधान किया गया है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड। ठीक, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के तहत। चलिए 75, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस धारा के तहत वाहनों की गति को विनियमित किया जाता है, कि हाँ कितना गति से आपको गाड़ी को चलाना है, तो वो होता है आपके धारा 112 में यह बताया गया है। ठीक है। 76, मोटर वाहन अधिनियम धारा 207 के तहत पुलिस अधिकारी को किस स्थिति में वाहन को जब्त रखने का अधिकार है, तो वो है आपका वाहन को बिना वैध पंजीकरण या परमिट के चलाइएगा तो धारा 207 लग जाएगा और गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। 77, कोहरे की अवस्था।
चलिए, माने कोहरे की स्थिति में वाहन चलाते समय क्या करना चाहिए आपको? तो आपको लो बीम में आपका लो बीम हेडलाइट का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ कर सकते हैं, आपको हज़ार लाइट भी, चारों इंडिकेटर भी जला सकते हैं कोहरा की स्थिति में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। और तो देखिए, बिना लाइसेंस के ड्राइविंग किस सेक्शन के तहत अपराध है? माने बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाइएगा तो अपराध किस सेक्शन के तहत है? तो 3/181, ठीक, 3/181 यानी नियम हो गया एक 3 या धारा हो गया 181। ये देखिए, गीली या फिसलन वाली सड़क पर वाहन चलाने की स्थिति में क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका अचानक ब्रेक न लगवाने या अचानक गतिशीलता न अपनाने पर, ठीक है। माने गीली सड़क पर क्या होगा? विचलन हो सकता है, माने अचानक ब्रेक भी नहीं लग पाएगा और आपका गतिशीलता भी नहीं, माने स्पीड कंट्रोल भी नहीं कर पाइएगा। चलिए 80, आपका मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में मियाद मुक्त बीमा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। मियाद मुक्त बीमा के साथ वाहन चलाने की स्थिति में यानी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए मियाद मुक्त बीमा के साथ। चलिए, वो ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं वाहन के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेशन एवं रख रखाव से संबंधित 20 क्वेश्चन। 6 सिलेंडर इंजन के लिए बिना आपका डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में इग्निशन आपका कॉइल की संख्या होती है, तो कितना संख्या होता है? तो 6 गो होता है। 6 सिलेंडर है तो 6 गो आपका कॉइल भी रहेगा। 82, व्हीकल में कैक्स्टर कोण लगभग कितना होता है? व्हीकल में कैक्स्टर कोण लगभग कितना होता है? तो वो होता है 2 डिग्री से 8 डिग्री तक होता है। अब 83 देखिए, एक टायर व्हील के किस भाग में बैठता है? टायर व्हील के किस भाग में बैठता है? तो वो बैठता है आपका लॉकिंग रिंग में। किस में? लॉकिंग रिंग में बैठ जाता है, ठीक है। रिंग जो होता है इसे गोला, तो बीच में मैंने उठा रहता है ना, बीच में खाली गड्ढा जैसा रहता है, तो इसी में जाके आपका लॉकिंग रिंग है उसी में बैठ जाता है। 84, आपका आपका ड्राइव सिस्टम का प्रयोग होता है आपका, तो ड्राइव सिस्टम का प्रयोग ये होता है, माने फैक्ट्री में भी होता है, टेक्सटाइल मिल में भी, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माने सब में हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। क्लच में आपका कुशनिंग स्प्रिंग क्यों प्रयोग किया जाता है? कुशनिंग, आप पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कुशनिंग स्प्रिंग कहाँ प्रयोग होता है? तो क्लच में। यह किस लिए होता है ये पूछ रहा है, तो ये होता है झटकों को कम करने के लिए, ठीक। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलिए 86, निम्न में से कौन सा अवयव स्टार्टिंग प्रणाली से संबंधित है? तो स्टार्टिंग प्रणाली से कौन संबंधित है? देखिए, बैटरी का तो एकदम जरूरी है, स्टार्टर मोटर के भी जरूरी है, इग्निशन स्विच के भी, तो मतलब सब आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्टरनेटर में प्रयोग होता है, तो अल्टरनेटर में क्या प्रयोग होता है? एक काम का होता है बैटरी के चार्ज करना, ये कई बार बता दिए हम। तो एक में 6 गो डायोड प्रयोग होता है अल्टरनेटर में, ठीक। 88 देखिए, आपका कैटेलिटिक क्वार्टर का क्या कार्य है? कैटेलिटिक आपका क्वार्टर का कौन सी काम है? तो वो काम है आपका एग्जॉस्ट प्रणाली में, ठीक, एग्जॉस्ट प्रणाली में इसका काम होता है। चलिए 89, गवर्नर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य होता है? तो कौन सा कार्य होता है? तो वो होता है आपका ईंधन इंजेक्शन पंप, ठीक, ईंधन इंजेक्शन पंप में काम होता है। चलिए 90 नंबर देखिए, किसी इंजन में कम ऑयल प्रेशर का क्या संभावित कारण है? तो क्या संभावित कारण है? तो आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व दोषपूर्ण में, ठीक है, इस समय काम में आता है। 91 नंबर, कम कंप्रेशन प्रेशर का क्या प्रभाव होता है? माने कम प्रेशर रहेगा तो क्या प्रभाव होगा? तो ये पावर क्या हो जाएगा? कम पावर उत्पादित होगा, कम कंप्रेशन से आपका ऊर्जा कम उत्पन्न होगा। चलिए 92 नंबर,
निम्नलिखित में किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? तो बाहरी सतह किसका फिनिश किया रहता है? तो वो रहता है आपका ड्राई लाइनर का। ठीक, ड्राई लाइनर का बाहरी सतह फिनिश रहता है। 93, भाल्व को टीडीसी या बीडीसी के बाद बंद होना क्या कहलाता है? माने खुलना या बंद होना, माने इसके बाद अगर बंद हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? लैंग कहलाएगा। ठीक, लैंग। और आपका ये भाल्व के खुलना या बंद होना, भाल्व दो प्रकार के होता है, एक इनलेट एक आउटलेट। इनलेट खुलता है तो हवा डूबता है, आउटलेट खुलता है एग्जॉस्ट वाला तो धुआं और ये सब निकलता है। तो ये खुले बंद हो इसका नियंत्रण कौन करता है? तो आपका कैम शाफ्ट करता है। कैम शाफ्ट, देखिए दो चीज़ होता है, एक क्रैंक शाफ्ट होता है, एक कैम शाफ्ट होता है। तो कैम शाफ्ट का काम है भाल्व के खुलना बंद करना, इस पर नियंत्रण करता है यह। ठीक है। 94 देखिए, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन की गति होती है, तब पिस्टन की गति कैसा होता है? तो होता है बीडीसी से टीडीसी की ओर। ठीक, बीडीसी से टीडीसी की ओर इसका गति होता है। और यह गति माने रहता है, तो इसको घूर्णन गति में कौन बदलता है? तो ये बदलता है क्रैंक शाफ्ट। कौन? क्रैंक शाफ्ट। देखिए यहाँ क है, क्रैंक शाफ्ट है, इसमें क्या है? क्रेमो है, क्रेम शाफ्ट। ये कैम शाफ्ट है, ये क्रैम शाफ्ट है। तो यह जो आपको पिस्टन गति रहता है, इसका इस गति को घूर्णन गति में बदलता है। और इससे फ्लाईव्हील जुड़ा रहता है क्रैंक शाफ्ट से। जब ये घूर्णन में चलेगा तो कैम शाफ्ट भी फ्लाईव्हील भी घूमने लगता है, जिससे गाड़ी चलता है। 95, डीजल नॉक होता है। तो डीजल नॉक होता है आपका, डीजल जलने के समय से तेज आवाज़ होता है। हाँ, जलते समय आवाज़, डीजल गाड़ी थोड़ा आवाज़ करता है। देखते हैं ना ट्रैक्टर कितना आवाज़ करता है। चलिए 96, सुपर चार्जिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपका वो हो जाएगा, यह हवा के प्रेशर को वायुमंडलीय प्रेशर के नीचे घटती है, नहीं, ये गलती है। तो यही आपका आंसर है, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिएगा रोक करके। चलिए 97, रेडिएटर में तांबे या पीतल की पतली पाइपें लगाई जाती है, क्यों की? तो क्यों लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपका ऊष्मा स्थानांतरण जल्दी होता है, इससे ये पाइप लगाने से ऊष्मा का स्थानांतरण जल्दी हो जाता है। अब कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो कूलिंग सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो माने देखिए ऐसा, इसका तो काम है कि ज़्यादा गर्म होगा तो ठंडा करना, लेकिन इंजन को जितना हीट चाहिए उसको ये बनाए रखता है आपका कूलिंग सिस्टम। तो इंजन के कार्यकारी तापमान पर रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। चलिए 99, इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है? तो कौन सा है? तो वो है डीजल इंजन है। कौन? डीजल इंजन है आपका, इंटरनल कंबशन इंजन का प्रकार है आपका डीजल इंजन। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन आज का, मल्टी सिलेंडर कंप्रेशन में पिस्टनों की संख्या होती है, तो कितना होती है? तो 2 से अधिक। कितना होती है? 2 से अधिक होती है आपका मल्टी सिलेंडर कंप्रेशन में, 2 से अधिक होती है। तो ये रहा आपका, ख़त्म हो गया। इसमें आपका कितना सही हुआ है कमेंट कर दीजिए। और मतलब ये सेट 7 है, ठीक है। 6 में कितना हुआ था वो भी बताइए, और 7 में अभी कितना हुआ वो भी बताइए। अब इतना मेहनत है तो लाइक तो बनता ही है, इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए तो। और कमेंट करिए आप लोग को और क्या चाहिए। एग्ज़ाम का डेट आप पता है 10 दिसंबर, काफ़ी कम समय बचा है। तो मैं कोशिश करता हूँ 25 सेट आपको 10 दिन के पहले ख़त्म कर दूँ। ऐसे 2-2 करके चलूँगा तो 7 गो हो गया है। बचा कितना है आपको? और आपको 18 गो बचा है। 2-2 कराऊँगा तो 9 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आज है 25 तारीख, तो 4-5 तक आपको ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये 10 गो सेट हो जाएगा ना तो मैं मैराथन बना दूँगा। तो मिलते हैं हम अगले सेट में। और दरोगा का जो करा रहा हूँ उसको भी आप देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेट में। टेक केयर, गो स्टडी, बाय।